नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग आधुनिक भारत का चैप्टर नंबर 2 यूरोपियों का आगमन रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय यात्रियों और व्यापारियों के आगमन के साथ ही भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। यह 15वीं शताब्दी के अंत में शुरू होने वाली लगभग 400 साल की उस अवधि के बारे में बताता है जिस दौरान यूरोप के व्यापारी एवं खोजकर्ता भारत पहुंचे। 1498 में पुर्तगाली, तत्पश्चात डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी उपनिवेशवादी भारत पहुंचे। यूरोपीय यात्री भारत क्यों आए? यूरोपीय सामंतवाद का विघटन। यूरोप में एकीकृत आर्थिक व्यवस्था राष्ट्र राज्यों के उदय से नष्ट हो गई थी। यह उसी समय हुआ जब यूरोप में कृषि और औद्योगिक क्रांतियां हुई। वाणिज्यवाद का उदय। वाणिज्यवाद की भी भूमिका थी। इन सभी कारणों से नए बाजारों की खोज करना आवश्यक हो गया। विदेशी बाजार एकत्र विकल्प थे क्योंकि घरेलू बाजारों में खपत के लिए बहुत कम स्थान था। यूरोपीय देशों ने कीमती वस्तुओं की तलाश में भारत की यात्रा की, जिसकी बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए भारत जाना जाता था, जिसमें कपड़ा, मसाले और अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल थे। भारत के साथ सीधे व्यापार को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय व्यापारियों में अरब और अन्य व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने का जबरदस्त आवेग था, जिसके कारण पूर्व में वैकल्पिक मार्गों की खोज हुई। जहाज निर्माण और नौवहन प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण प्रगति के कारण यह संभव हुआ। अंत में एक परिणाम के रूप में केप ऑफ गुड होप के माध्यम से पूरब के लिए एक नया रास्ता खोजा गया। परिणाम स्वरूप प्रारंभ में पुर्तगालियों और बाद में अन्य यूरोपीय देशों ने महासागर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। भारत के समुद्री मार्ग की खोज। 7वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अरबों ने मिस्र और फारस में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। यूरोप में भारतीयों के बीच सीधा संचार कम होने से मसालों, काली मिर्च, रेशम तथा विभिन्न मूल्यवान रत्नों जैसी अत्यधिक मांग वाली भारतीय वस्तुओं को प्राप्त करने में दिक्कतें आई। यूरोपीय लोगों की आर्थिक उन्नति और बदलती सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं ने उन्हें उच्च लाभ की खोज के लिए मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के लिए व्यापार मार्गों की सक्रिय खोज हुई। उत्तरी यूरोप के लोग पुर्तगाल एवं स्पेन को पैसा तथा सैनिक उधार देने के लिए उत्सुक थे। पुर्तगालियों ने ईसाई जगत के द्वारा इस्लाम के विरोध का नेतृत्व किया, साथ ही खोज की भावना को भी अपनाया था, जो कि जेनोइस की विशेषता थी। भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की अवधारणा पुर्तगाल की राजकुमारी हेनरी के लिए एक जुनूनी बन गई, जिसे नेविगेटर उपनाम दिया गया था। वह पूर्वी भूमध्य सागर के मुस्लिम प्रभुत्व और भारत को यूरोप से जोड़ने वाले सभी मार्गों से बचने के लिए एक तरीका खोजने के लिए भी उत्सुक था। 1454 में पोप निकोलस पंचम ने राजकुमारी हेनरी को इस्लामिक प्रभाव का मुकाबला करने और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए समुद्र में ओरिएंट के दूर के तटों तक अधिक सटीक रूप से भारत तक जाने की अनुमति देने के लिए एक अनुमति पत्र जारी किया। राजकुमार हेनरी हालांकि अपनी इच्छा पूरी होने से पहले ही मर गए। पुर्तगाली अन्वेषक बार्टोलोमू डायस अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पर पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय थे, जिन्हें उन्होंने केप ऑफ गुड होप नाम दिया। वास्को डी गामा को डायस के काम पर निर्माण करते हुए भारत के लिए एक समुद्री मार्ग का पता लगाने हेतु एक अभियान चलाने के लिए पुर्तगाली सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया था। वास्को डी गामा एवं उनका दल 1498 में कालीकट के भारतीय शहर में पहुंचकर यूरोप तथा भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग स्थापित किया। अब देखेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन। भारत में कदम रखने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे, जिनका नेतृत्व वास्को डी गामा कर रहा था, जो कि 1498 में कालीकट पहुंचा। कालीकट का अब जो नया नाम कोझिकोड हो गया है। पुर्तगाली जो है व्यापारियों ने भारत के पश्चिमी तट पर वाणिज्यिक बंदरगाहों का निर्माण किया, क्योंकि वे पहले भारतीय मसाला व्यापार के लिए आकर्षित हुए थे।
कालीकट के सम्राट जमोरिन समुथिरी, जिनको जमोरिन को समुथरी कहा जाता था पहले, यूरोपीय इरादों के बारे में अनजान थे। मलाबार तट पर अच्छा व्यापार करने वाले अरब व्यापारी चिंतित थे एवं नहीं चाहते थे कि पुर्तगाली वहां पैर जमाएं। वास्को डी गामा ने 3 महीने भारत में बिताए। जब वह पुर्तगाल लौटा तो वह अपने साथ बड़ी मात्रा में कीमती वस्तुएं ले गया और उसे यूरोपीय बाजार में उच्च लाभ पर बेच दिया। काली मिर्च के व्यापार तक सीधी पहुंच के महत्व को इस तथ्य से उजागर किया गया था कि यूरोपीय लोगों को मुस्लिम बिचौलियों के माध्यम से समान मात्रा में काली मिर्च खरीदने के लिए 10 गुना अधिक भुगतान करना पड़ता। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल मसालों के व्यापार के लिए एक अभियान पर निकले। उसने समझौते के लिए बातचीत की और कालीकट में कारखाने की स्थापना की, जहां वह सितंबर 1500 में उतरा। स्थानीय लोगों के द्वारा जब कालीकट में पुर्तगाली कारखाने पर हमला किया गया तब एक युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कई पुर्तगाली मारे गए। कैब्रल ने बंदरगाह में तैनात कई अरब वाणिज्यिक जहाज़ों को जब्त कर लिया और उनके चालक दल के सैकड़ों सदस्यों को मार डाला, साथ ही उनके माल को इकट्ठा करके जहाज को नष्ट कर दिया। कैब्रल जो था कालीकट पर आक्रमण कर दिया। कैब्रल बाद में कोचीन तथा कन्नौज के स्थानीय राजाओं के साथ अनुकूल अनुबंधों पर बातचीत करने में सफल रहा। वास्को डी गामा 1501 में भारत लौटा। वास्को डी गामा ने हिंसक घृणा के साथ आर्थिक लोभ को मिलाया तथा अरब वाणिज्य पर हर जगह बदला लिया। जमोरिन ने अरब व्यापारियों को पुर्तगालियों के पक्ष में बाहर करने से इनकार कर दिया। वास्को डी गामा ने कन्नौज में एक व्यापारी कारखाना स्थापित किया। कालीकट, कन्नौज और कोचीन धीरे धीरे प्रमुख पुर्तगाली वाणिज्यिक केंद्र बन गए। जब तक आप समुद्र में शक्तिशाली रहेंगे तब तक आप भारत को अपना मानेंगे, और यदि आपके पास यह शक्ति नहीं है तो तट पर एक किला आपके लिए बहुत कम उपयोगी होगा। किसने कहा था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। अब हम लोग भारत में पुर्तगाली राज्य देखेंगे। वास्को डी गामा के आगमन के 50 वर्षों के भीतर भारत के कई तटीय क्षेत्र पुर्तगालियों के नियंत्रण में आ गए थे। पुर्तगालियों ने गोवा के आसपास के तट का लगभग 60 मील का हिस्सा ले लिया था। उन्होंने 4 प्रमुख बंदरगाहों और सैकड़ों कस्बों एवं गांवों के साथ बॉम्बे से दमन तथा दीव तक पश्चिमी तट के एक छोटे से हिस्से और गुजरात तक पहुंच को नियंत्रित किया। वे मंगलौर, कन्नौज, कोची एवं कालीकट सहित दक्षिण में समुद्री गड्ढों तथा वाणिज्यिक बंदरगाहों की एक श्रृंखला रखते थे। जबकि मालाबार में उनके प्रभुत्व को पुख्ता नहीं किया गया था, फिर भी यह मसाला उगाने वाले देश को नियंत्रित करने वाले स्थानीय राजाओं पर प्रभाव या नियंत्रण बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। अब हम लोग पुर्तगालियों का प्रशासन देखेंगे, उन्होंने कैसे अपना प्रशासन किया। वायसराय, उनके सचिव और अंत में एक परिषद की सहायता से 3 साल तक सरकार का नेतृत्व किया। वे दूर द फजेंडा, आय, कार्गो और बेड़े प्रेषण के प्रभारी महत्व में अगले स्थान पर है। आढ़तिया, अफ्रीका से चीन तक गढ़ों को कमांडरों के द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिन्हें आढ़तिया द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिनके प्रभाव को संचार समस्याओं के कारण बढ़ाया गया था और व्यक्तिगत लाभ के लिए अक्सर इसका उपयोग किया जाता था। अब हम लोग पुर्तगाली गवर्नर का क्रम देखेंगे। पुर्तगाली गवर्नर जो है कैसे कैसे आए भारत में। इसका गवर्नर जो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसका हम लोग विवरण देखते हैं। 1505 में पुर्तगाल के राजा ने भारत में 3 साल के लिए एक गवर्नर नामित किया और पुर्तगाली हितों को बनाए रखने के लिए पद्धारी को पर्याप्त सैनिक प्रदान किए। नवनियुक्ति गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करने और एडन हरमुज
और मलक्का पर विजय प्राप्त करके मुस्लिम व्यापार को नष्ट करने का काम सौंपा गया था। दूसरी ओर अल्मेडा को जमोरिन के प्रतिरोध के अलावा मिस्र के मामलुक सुल्तान से भी खतरा था। वेनिस के व्यापारियों के द्वारा समर्थित जिसका लाभदायक व्यापार अब पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में पड़ गया था। मिस्रियों ने पुर्तगालियों की प्रगति का मुकाबला करने के लिए लाल सागर में एक नौसेना का निर्माण किया। 1507 में मिस्र और गुजरात की संयुक्त नौसेनाओं के द्वारा देव के तट पर एक नौसैनिक कार्रवाई में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को नष्ट कर दिया गया था और अल्मेडा के बेटे को मार दिया गया था। अगले वर्ष अल्मेडा ने 2 जहाज़ों को पूरी तरह से नष्ट करके अपने अपमान का बदला लिया। अल्मेडा का उद्देश्य पुर्तगालियों के द्वारा हिंद महासागर पर शासन करना था। नीली जल नीति कॉर्टेज सिस्टम उनकी नीति थी, किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। अब हम अल्फांसो डी अल्बुकर्क को देखेंगे। वह पूरब में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अन्य जहाज़ों के लिए एक अनुमति प्रणाली स्थापित करके और क्षेत्र के प्रमुख जहाज निर्माण केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित करके अपनी पकड़ मजबूत कर ली। खाड़ी एवं लाल सागर क्षेत्र में जहाज निर्माण के लिए उपलब्ध लकड़ी की कमी से भी पुर्तगालियों को मदद मिली। अल्बुकर्क ने आसानी से 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया। बीजापुर के सुल्तान का मुख्य बंदरगाह अलेक्जेंडर महान के शासनकाल के बाद से यूरोपीय नियंत्रण के तहत भारतीय भूमि का पहला टुकड़ा बन गया। सती उन्मूलन प्रतिबंध उनके शासनकाल की एक मुख्य विशेषता थी। नीनो द कुन्हा गवर्नर नवंबर 1529 में उसे भारत में पुर्तगाली संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया। भारत में पुर्तगाली सरकार ने अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। मुगल बादशाह हुमायूं के साथ अपने संघर्ष के दौरान गुजरात के बहादुर शाह ने 1534 में बेसिन द्वीपों को उसके आश्रितों और आय के साथ स्थानांतरित करके पुर्तगालियों की सहायता ली। उन्होंने उन्हें दीव में एक अड्डे का आश्वासन भी दिया, लेकिन 1536 में हुमायूं के गुजरात से पीछे हटने के बाद बहादुर शाह के पुर्तगालियों के साथ संबंधों में खटास आ गई। द कुन्हा का उद्देश्य कई पुर्तगाली नागरिकों को हुगली में स्थानांतरित करके बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाना था। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति क्या थी? तो पोप अलेक्जेंडर 6 ने राजाओं को उक्त भूमि और द्वीपों में अच्छे लोगों जो भगवान से डरते हैं और कैथोलिक विश्वास एवं अच्छी नैतिकता में निवासियों को निर्देश देने के लिए शिक्षित, कुशल और विशेषज्ञ हैं को भेजने की सलाह देते हुए एक अधिकार पत्र जारी किया। कैथोलिक चर्च की मुक्ति के लिए मूलभूत आवश्यकता इसकी धार्मिक नीतियों में एक शक्तिशाली प्रेरक तत्व प्रतीत होती है। पुर्तगाल की धार्मिक नीतियों का उपयोग लोगों को ईसाई बनाने के लिए किया गया था, चाहे वे कहीं भी गए हों। मिश्रित विवाह। मिश्रित विवाह को धर्मांतरण के मूल कारणों में से एक के रूप में देखा जाता था। अल्बुकर्क ने अपने आदमियों को गोरी और प्यारी मुस्लिम विधवाओं एवं बेटियों से शादी करने के लिए प्रेरित किया, साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने एक विविधतापूर्ण समुदाय का निर्माण किया जो कि हमेशा पुर्तगाली नेतृत्व के प्रति निष्ठावान था। नौकरी की पेशकश। जब विभिन्न उद्योगों में ईसाइयों को काम पर रखने की बात आई तो पुर्तगालियों ने उन्हें प्राथमिकता दी। यह फैसला सुनाया गया कि केवल ईसाई ही सार्वजनिक पद धारण कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप कई लोगों ने काम खोजने के लिए ईसाई धर्म को अपना लिया। प्रत्यक्ष इंजिलवाद। यह क्या था? इंजिलवाद का प्रसार कुशल पुर्तगाली पुरोहितों के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने पूरे क्षेत्र में पूजा और सभा स्थल बनाए। इंजिलवाद का प्रसार फ्रांसिस्कन, डोमिनिकन, जेसुइट और ऑक्सिटियंस
ऑक्सीटिनियन सहित कई वर्गों के संतों के द्वारा किया गया था। जबरन धर्मांतरण। जबरन धर्मांतरण पुर्तगालियों के द्वारा भी किया जाता था। प्रारंभ में पुर्तगाली हिंदुओं के प्रति काफ़ी सहिष्णु थे। हालांकि गोवा में न्यायिक जांच की स्थापना के बाद एक बदलाव आया और हिंदुओं को भी दंडित किया गया। उन्होंने गैर ईसाइयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए अपनी सरकारी और सैन्य शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों को अपनी सीमाओं के भीतर सार्वजनिक रूप से पूजा करने से प्रतिबंधित कर दिया। मंदिरों और मस्जिदों को भी तोड़ा गया। इसके अलावा केवल ईसाइयों को भूमि और अन्य संपत्ति रखने का विशेष अधिकार दिया गया था। शिक्षा और धार्मिक निर्देश। कोचीन में पहला स्कूल पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। कई सामाजिक आर्थिक समूहों के बच्चों ने स्कूल में भाग लिया। बच्चों को पुरस्कार भी मिले। इसने बड़ी संख्या में छात्रों को संस्थान की ओर आकर्षित किया और बच्चों ने प्राथमिक स्कूली शिक्षा के साथ साथ धर्म शिक्षा सत्रों में भी भाग लिया। मुगलों को धर्मांतरित करने का प्रयास। धार्मिक मुद्दों में मुगल सम्राट की रुचि के कारण जेसुइट ने अकबर के दरबार में एक अनुकूल प्रभाव पैदा किया। सितंबर 1579 में अकबर ने गोवा के शासकों को एक पत्र भेजा जिसमें 2 विद्वान पुजारियों को भेजने की मांग की गई थी। गोवा में चर्च के नेताओं ने निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसे सम्राट के साथ साथ उनके दरबार एवं लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के अवसर के रूप में देखा। रिडोल्फ एक्वाबिया और एंटोनियो मोंसेरेट दोनों जेसुइट पुजारी इस कार्य के लिए चुने गए थे। 1590 में अकबर के द्वारा बुलाया गया दूसरा मिशन 1592 में इसी तरह समाप्त हो गया। तीसरा मिशन अकबर के द्वारा फिर से बुलाया गया 1595 में लाहौर, जहां तब राज दरबार स्थित थी, पहुंचा और एक प्रकार की अस्थायी संस्था के रूप में बनी रही, जिसने धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर अपना प्रभाव बढ़ाया। मिशन का नेतृत्व फादर जेरोम जेवियर और इमानुअल पिनहेरो ने किया था। जब राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन पर चढ़ा तो उसने जेसुइट पादरियों की उपेक्षा करके मुसलमानों को खुश किया। हालांकि जेसुइट्स ने उनका छोटा अलगाव धीरे धीरे सुलझ गया और 1606 में उन्होंने उनके लिए अपना एहसान बहाल किया। उन्हें लाहौर में उत्तम और बड़े चर्च साथ ही कॉलेजियम तथा पुजारियों के आवास रखने की अनुमति थी। जहांगीर के आचरण और पुर्तगाली वायसराय की अहंकारी कार्रवाइयों ने मुगल बादशाह के साथ दरार पैदा कर दी। मुगल दरबार में पुर्तगाली और अंग्रेज। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंचे और जहांगीर के मुगल दरबार में जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर के आए। फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे। हॉकिंस ने बिना किसी दुभाषी के तुर्की भाषा में सम्राट के साथ संवाद किया। जहांगीर ने उपहारों को स्वीकार किया और 1609 में हॉकिंस का अनुकूल स्वागत किया। हॉकिंस को एक मनसबदार नियुक्त किया गया और उन्होंने अर्मेनियाई ईसाई मुबारिकेस से शादी की। पुर्तगालियों ने अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत के बंदरगाह तक पहुंचने से रोका। 1611 में हॉकिंस बौखलाए हुए मुगल दरबार से चले गए। वे पुर्तगाली साजिशों का विरोध करने या अनियमित मुगल नीतियों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे। हालांकि नवंबर 1612 में कप्तान बेस्ट की कमान वाले अंग्रेज जहाज ड्रैगन और एक छोटे जहाज ओसियांडर ने एक पुर्तगाली बेड़े का सहारा दिया। जहांगीर, जिसके पास नाम के योग्य कोई बेड़ा नहीं था, अंग्रेजी उपलब्धि से बहुत प्रसन्न था। पुर्तगालियों के द्वारा डकैती और मुगलों से संघर्ष। पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री डकैती के कारण शाही मुगल प्रशासन के साथ युद्ध भी हुआ।
पुर्तगालियों के द्वारा डकैती और मुगलों से संघर्ष। पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री डकैती के कारण शाही मुगल प्रशासन के साथ युद्ध भी हुआ। पुर्तगालियों ने 1613 में मुगल जहाज़ों को जब्त करके कई मुसलमानों को कैद करके उन्हें एवं सामान चुराकर जहांगीर को नाराज कर दिया। क्रोधित जहांगीर ने मुकर्रब खान को, जो उस समय सूरत की कमान संभाल रहा था, हर्जाना मांगने के लिए भेजा। हालांकि यह शाहजहां के शासनकाल में था कि पुर्तगालियों ने हमेशा के लिए मुगल दरबार में अपने विशेषाधिकार खो दिए। पुर्तगालियों ने लगभग 579 में एक शाही फरमान के आधार पर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए बंगाल के सतगांव में एक नदी तट पर खुद को स्थापित किया था। उन्होंने बड़ी संरचनाओं का निर्माण करके पूरे समय में अपनी स्थिति को मजबूत किया, जिसके परिणाम स्वरूप सतगांव से हुगली के नए बंदरगाह पर वाणिज्य स्थानांतरित हो गया। उन्होंने नमक के निर्माण पर एकाधिकार कर लिया, अपने स्वयं के कस्टम हाउस की स्थापना की और तंबाकू पर कर लगाने के लिए आक्रामक रूप से शुरुआत कर दी, जो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने आगमन के बाद से वाणिज्य की एक महत्वपूर्ण वस्तु रही है। पुर्तगालियों ने न केवल भारतीय व्यापारियों के रूप में पैसा कमाया, बल्कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम शिष्यों को खरीद कर या उन्हें पकड़ कर एवं ईसाइयों के रूप में पालने के द्वारा एक भयानक दास व्यापार भी शुरू किया। अपनी नापाक हरकतों के दौरान उन्होंने मुमताज महल की 2 गुलाम लड़कियों का अपहरण कर लिया। हुगली की मुगल घेराबंदी 24 जून 1632 को शुरू हुई और 3 महीने बाद अपनी विजय के साथ समाप्त हुई। बंगाल के गवर्नर कासिम खान को शाहजहां ने पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। पुर्तगालियों का योगदान। पूरे इतिहास में पहले पुर्तगाली और फिर अन्य लोग शुद्ध सैन्य शक्ति के माध्यम से न केवल व्यापार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी हावी हो गए। इसने 1961 में भारत में अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे उपनिवेश को खो दिया, जब स्वतंत्र भारत के द्वारा गोवा को मुक्त कराया गया, जबकि पुर्तगाली प्रभाव को अलग करना असंभव है। उनकी उपस्थिति ने समकालीन समय में एक सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत का संकेत दिया। खाद्य और कृषि पर प्रभाव। शुरुआती यूरोपीय, विशेष रूप से पुर्तगाली, आलू, टमाटर, मक्का, पपीता, मूंगफली, अमरूद, एवोकाडो, तंबाकू और मिर्च जैसी विभिन्न फसलों की शुरुआत के लिए जिम्मेदार हैं। आज इन सब्जियों के बिना भारतीय व्यंजनों की कल्पना करना मुश्किल है। पुर्तगालियों ने काजू का भी आयात किया, जिसका उपयोग मिठाइयों, पेस्ट्री और सजाने एवं नाश्ते के रूप में किया जाता था। काजू के रस को फेनी, एक शक्तिशाली शराब बनाने के लिए किण्वित किया जाता है। खमीर वाली रोटी बनाने के लिए पुर्तगालियों ने खमीर को किण्वित करने के तरीके पेश किए। वड़ा पाव और पाव भाजी महाराष्ट्रियन व्यंजनों में मुख्य व्यंजन है, जो पूरे देश में लोकप्रिय है। पुर्तगाली भारतीय पाक कला में शराब लेकर के आए और केवल वही लोग हैं जो इतने सारे विभिन्न प्रकार के सिरके का उपयोग करते हैं। अल्फांसो आम पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, जो उनकी किस्म विकसित करने तथा वायसराय के नाम पर इसका नामकरण करने के लिए ग्राफ्टिंग का उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। सैन्य संस्कृति और आधुनिकीकरण पर प्रभाव। खोज के युग के प्रारंभ में यूरोपीय राष्ट्रों के बीच पुर्तगाली प्रधानता विभिन्न कारकों के कारण थी। बेहतर पुर्तगाली नौसैनिक तोपखाने, बेहतर निर्माण और नाविक विधा और एक नई युद्ध रणनीति से अप्रशिक्षित सैन्य बल का प्रदर्शन किया। पुर्तगाली अपने साथ एक हिंसक युद्ध शैली लेकर आए, जिसमें मिशनरी उत्साह और मुसलमानों एवं स्वदेशी के प्रति शत्रुता थी। पोत पर लगी तोपों की पूरी ताकत पूरे केरल में गूंज उठी। पुर्तगाली के ताज के द्वारा प्रायोजित और सुसज्जित किसी भी पुर्तगाली जहाज़ों के बेड़ा के पास मौजूद मारक क्षमता भारत में पहले कभी नहीं देखी गई थी। दूर के महासागरों में वाणिज्य को नियंत्रित करने के लिए पुर्तगाली रक्षात्मक उपायों में सशस्त्र जहाज़ों के बेड़े से जुड़ी भारी किलेबंदी चौकियों की एक श्रृंखला का निर्माण शामिल था।
इस प्रकार बाजार की ताकतें नियंत्रण से प्रभावित थी। उन्होंने कार्टेज प्रणाली भी शुरुआत की, जिसका इस्तेमाल नियंत्रण लागू करने के लिए किया जाता था। पुर्तगालियों ने कार्टेज प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जहाज को कार्टेज प्रणाली के तहत एक विशेष राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती थी। एक जहाज जिसके पास कार्टेज नहीं था उसका अधिग्रहण कर लिया गया और उसके चालक दल को या तो मार दिया गया या कैद कर लिया गया। शिक्षा और प्रिंटिंग प्रेस। 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, जिसने किताबों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम बनाया। पहले प्रकाशन ईसाई धर्म और मिशनरी संस्थानों के प्रचार में उपयोग के लिए अभिप्रेत थे। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुराने गोवा में जेसुइट सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित किया गया था। गोवा के पुर्तगाली आर्क बिशप गैस्पर जॉर्ज डी लियो परेरा की द कंपेडियो स्पिरिचुअल डेविड क्रिस्टा ईसाई जीवन का आध्यात्मिक संग्रह है, भारत में छपी पहली किताब है। प्रेस के उद्भव ने बड़ी मात्रा में स्थानीय साहित्य के निर्माण में सहायता की। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के साथ साथ साहित्य के आगमन के माध्यम से प्रिंटिंग प्रेस के उपयोग में वृद्धि हुई और पूरे भारत में देशभक्ति और आधुनिक मूल्यों के आदर्शों का प्रचार करना आसान हो गया। पिछले वर्ष का क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भूमि की प्रकृति और फसलों की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण, जंग में गतिशील तोपों का इस्तेमाल, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। इनमें से कोई नहीं होगा। पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ? तो 18वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों ने भारत में अपनी व्यावसायिक शक्ति खो दी थी। हालांकि उनमें से कुछ ने अपने दम पर व्यापार करना जारी रखा और कई ने चोरी और नकल की ओर रुख किया। वास्तव में कुछ पुर्तगालियों ने हुंगरी को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के आधार के रूप में उपयोग किया। पुर्तगालियों के पतन के जो थे कई कारण थे, जैसे कि यूरोप में कारक शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ, पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियों के कारण, नई कॉलोनियों की खोज के कारण और बेईमान व्यापार प्रथा था इनके पास, इसके कारण अन्य यूरोपीय शक्तियों का आगमन हो गया। इसके कारण जो था पुर्तगालियों का पतन हो गया। तो देखते हैं पुर्तगालियों का पतन। 18वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों ने भारत में अपनी व्यावसायिक शक्ति खो दी थी। हालांकि उनमें से कुछ ने अपने दम पर व्यापार करना जारी रखा और कई ने चोरी और नकल की ओर रुख किया। वास्तव में कुछ पुर्तगाली ने हुंगरी को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के आधार के रूप में उपयोग किया। तो यूरोप में कौन से कारण थे? 1580 से 81 में स्पेन और पुर्तगाल के दो राज्यों का एकीकरण, जिसने छोटे देश को इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ स्पेन के युद्ध में घसीटा और भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक एक आधार को नुकसान पहुंचाया। शक्तिशाली राजवंशों का उदय हो गया। तो भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त स्थानीय लाभ मिस्र, फारस और उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों के उदय एवं उनके तत्काल पड़ोसियों के रूप में अशांत मराठों के उदय के साथ कम हो गए थे। पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियाँ क्या थी? तो जेसुइट्स जैसे कृत्यों से राजनीतिक उत्कंठा भड़क उठी। मुसलमानों के प्रति उनकी शत्रुता के अलावा हिंदू ईसाई धर्म में धर्मांतरण की पुर्तगाली नीति से भी नाखुश थे। नई कॉलोनियों की खोज। ब्राज़ील की खोज ने पुर्तगाल की औपनिवेशिक गतिविधियों को पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया था। बेईमान व्यापार प्रथा, यह क्या था? इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। पुर्तगालियों को समुद्री डाकुओं के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी। उनके अहंकार और क्रूरता ने उन्हें छोटे राज्य के शासकों के साथ साथ शाही मुगलों की नाराजगी दिलाई। अन्य यूरोपीय शक्तियों का आगमन। भारत के समुद्री मार्ग के ज्ञान पर पुर्तगालियों का पूर्व एकाधिकार अधिक समय तक नहीं टिक सका। जल्द ही डच तथा अंग्रेजी, जो समुद्री नौ परिवहन क्षमताओं को प्राप्त कर रहे थे, इसके बारे में सीखा। भारत में डच का आगमन
अब देखते हैं, पुर्तगालियों के बाद डच भारत में कदम रखने वाले दूसरे यूरोपीय थे। 1596 में कर्नेलिस की डी हाउट मैन सुमात्रा और बैंटम पहुंचने वाले पहले डच नागरिक थे। 1602 में डच सरकार ने नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज में व्यापार करने का परमिट प्रदान किया, जिसमें भारत भी शामिल था। एक चार्टर ने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच मुख्यतः मसालों के व्यापार से संबंधित थे, परिणामस्वरूप उन्होंने सुदूर पूर्व पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए उनके लिए भारत केवल एक व्यापार स्थल था। 1605 में उन्होंने अपना पहला कारखाना उत्तरी कोरोमंडल के पेटापुली में स्थापित किया। उसके बाद उसी वर्ष मछलीपट्टनम में एक और कारखाना स्थापित किया। उन्होंने धीरे धीरे महसूस किया कि मसाला द्वीपों, इंडोनेशियाई द्वीप समूह के साथ व्यापार के लिए भारतीय वस्त्र सबसे मूल्यवान वस्तु हो सकते हैं। इसने उनके भारतीय नेटवर्क के विकास की मांग की। उनके कारखानों पुलिकट 1610, कैम्बे 1620, सूरत और आगरा 1621, हरिहरपुर 1633 और पटना 1638, ढाका 1650 और उदयगंज 1651, चिंसूरा 1653, कासिम बाजार, बरानागोर, बालासुर और नोगापट्टनम 1659 से 60 में बनाए गए थे। वे यमुना घाटी और मध्य भारत से नील का व्यापार करते थे। बंगाल, गुजरात से कपड़ा और रेशम और बिहार से कोरोमंडल, सोना और गंगा घाटी से अफीम और चावल का व्यापार करते थे। पुर्तगालियों पर विजय। डच और पुर्तगालियों के बीच पहला महत्वपूर्ण संघर्ष 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जब 1663 में डचों ने कोचीन पर आक्रमण कर पुर्तगाली व्यापारियों के वर्चस्व को समाप्त कर दिया। डचों ने पुर्तगाली वकीलों और वाणिज्य मार्गों पर कब्जा कर लिया और स्थानीय शासकों को उन अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया जो उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान करते थे। अंग्रेजों से संघर्ष तथा डचों का पतन। अंग्रेजों ने डचों की बढ़ती शक्ति को अपने निहित स्वार्थ के लिए एक खतरे के रूप में देखा। जब अंग्रेजों के द्वारा मछलीपट्टनम में एक कारखाने का निर्माण किया गया और पेटापुली में व्यापार का प्रारंभ किया गया, तो डचों के द्वारा अंग्रेजों को पुलिकट व्यापार में भाग लेने से रोकने में अधिक रुचि प्रदर्शित की गई थी। यद्यपि 1619 में डचों और अंग्रेजों के मध्य एक समझौता हुआ तथा इसके अनुसार भारतीय वाणिज्य में दोनों ने एक साथ कार्य करने का निर्णय लिया। अंग्रेजी कंपनी को पुलिकट के व्यापार में भाग लेने का अधिकार इस शर्त पर दिया गया था कि वे डच किले और वहां की चौकियों का आधा व्यय वहन करें। हालांकि यह समझौता लंबे समय तक नहीं टिक पाया। डचों ने 1623 में तथा उसके बाद 1653 से 54 में अंग्रेजी जहाज़ों पर हमला किया। वर्ष 1623 में पूर्व में डच अंग्रेज विवाद अम्बोयना, वर्तमान इंडोनेशिया में एक स्थान जिसे डचों ने 1605 में पुर्तगालियों से जीता था, ने अपने चरम पर पहुंच गया जब उन्होंने 10 अंग्रेजों और 9 जापानी व्यक्तियों की हत्या की। इस घटना ने 2 यूरोपीय कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद दोनों पक्ष 1667 में एक समझौते पर पहुंचे, जिसमें अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपने सभी दावों का त्याग करने का वचन दिया तथा डच भी इंडोनेशिया में अपने अधिक सफल वाणिज्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत से सेवामुक्त हुए। अंत में अंग्रेजों के द्वारा बेदरा या हुंगली में डचों को पराजित कर दिया गया, जिससे भारत में डच विरोध अत्यधिक कमजोर हो गया। डच कारखानों का संगठन। बटाविया डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। डच ईस्ट इंडीज के गवर्नर जनरल तथा एक परिषद के द्वारा इस संस्था का नेतृत्व किया गया। यह एशिया में स्थित सभी डच कारखानों का प्रभारी था। इस परिषद ने जेंटलमैन XM के रूप में जाने वाले केंद्रीय निदेशक मंडल को रिपोर्ट किया, जो कि निरंतर 6 वर्षों तक एम्स्टर्डम के चैम्बर में आयोजित किया गया।
तथा उसके बाद 2 वर्ष के लिए जीलैंड के चैम्बर में आयोजित किया गया। प्रत्येक स्टेशन पर एक फैक्टर कारक निर्धारित किया गया था। इन कारकों का उपयोग बटाविया को क्षेत्र की वाणिज्यिक गतिविधियों, जहाज़ों की सूची, निर्यात तथा आयात किए गए माल आदि पर लगातार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। भारत में प्रत्येक कारखाने को एक परिषद के द्वारा संचालित किया जाता था, जिसमें निदेशक, एक वरिष्ठ कारक, कंपनी के व्यवसाय खातों के प्रभारी व्यक्ति, एक कानून प्रवर्तन अधिकारी, गोदामों के प्रभारी व्यक्ति, लोडिंग एवं अनलोडिंग के प्रभारी व्यक्ति तथा 6 कनिष्ठ कारक शामिल होते थे, जिनमें से एक परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता था। उनका पारिश्रमिक जो बहुत अधिक आकर्षक नहीं होता था। भारत में अंग्रेज पूरब के साथ व्यापार करने के लिए 1599 में इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचर्स का सृजन किया गया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इस व्यापार संघ, जिसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, वो पूरब में व्यापारी के एकाधिकार के साथ एक रॉयल चार्टर प्रदान किया। क्योंकि दक्षिण में कोई मजबूत भारतीय राज्य नहीं था, अतः वहाँ कारखाने स्थापित करने के लिए परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल थी। विजयनगर साम्राज्य 1565 ईस्वी में अपने पराजय के पश्चात समाप्त हो गया था। कैप्टन हकिंस अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आए। हालांकि सूरत में एक कारखाना निर्मित करने की उनकी योजना पुर्तगालियों के विरोध के कारण विफल रही और कैप्टन हकिंस ने नवंबर 1611 में आगरा ही छोड़ दिया। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने 1612 में सूरत के आसपास समुद्र में व्यापारियों से युद्ध किया और इससे प्रभावित जहांगीर ने 1613 के प्रारंभ में थॉमस एडवर्ड के नेतृत्व में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति प्रदान की। अंग्रेजों ने 1611 में भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में व्यापार प्रारंभ किया और अंततः 1616 में वहां एक कारखाना विकसित किया। 1611 में अंग्रेजों ने दक्षिण में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। एक अन्य कारखाना 1626 में आराम गांव में स्थापित किया गया था। उन्होंने 1639 में मद्रास को स्थानीय राजा से पट्टे पर प्राप्त किया और जल्द ही इसका सुदृढ़ीकरण किया तथा बाद में इसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने 1668 में बम्बई द्वीप पर अधिकार कर लिया और जल्दी से इसकी किलेबंदी कर दी। कंपनी के पश्चिमी तट के मुख्यालय के रूप में यह शीघ्र ही सूरत 1687 तक से भी आगे निकल गया। अंग्रेज पूरब में काफ़ी समय बाद पहुंचे। 1633 में उन्होंने उड़ीसा में अपनी पहली फैक्ट्री हरिहरपुर और बालासोर से स्थापित की। 1651 में उन्हें हुगली में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। उन्होंने शीघ्र ही पटना, बिहार और कासिम बाजार में भी कारखाने स्थापित किए। सुतनाती को 1690 ईस्वी में एक अंग्रेज कारखाना प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने 1698 में सुतनाती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी पर अधिकार कर लिया और फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यह शीघ्र ही एक बड़े शहर में विस्तृत हो गया और कलकत्ता के नाम से जाना जाने लगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों ने पूर्वी तट पर गजपति शासकों के द्वारा उन्हें प्रदान की गई भूमि पर अपने कारखाने या गोदाम स्थापित किए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर सल्तनत से छीनकर उस पर अधिकार कर लिया। या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से लीज पर लिए गए एक भूखंड पर एक कारखाना स्थापित किया। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। दूसरा क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाना या कारखाने स्थित थे। यह 2021 का PYQ है। तो इसमें ऑप्शन दिया है भरूच, चिकाकोल, त्रिचिनापल्ली। तो इसका आंसर हो जाए 1, सिर्फ भरूच होगा।
अंग्रेजों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। अंग्रेज कंपनी की उन्नति का मार्ग सुगम नहीं था। प्रारंभ में इसे पुर्तगाली और डचों से युद्ध करना पड़ा। यद्यपि परिवर्तित परिदृश्य ने उन्हें सहायता प्रदान की और परिस्थितियों को उनके पक्ष में कर दिया। डचों के साथ संधि। जैसा कि पिछले खंड में डच और अंग्रेजों के मध्य संधि के बारे में चर्चा की गई थी, इसने अपने विस्तार के अपने प्रारंभिक चरण में कंपनी को शांति प्रदान की। सुनहरा फरमान। 1632 में गोलकोंडा के सुल्तान के द्वारा सुनहरा फरमान जारी करने के बाद से अंग्रेज कंपनी की स्थिति मजबूत हो गई थी। उन्होंने प्रत्येक वर्ष 500 पगोडा के बदले में गोलकोंडा के बंदरगाहों में मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण। 1639 में ब्रिटिश व्यापारी फ्रांसिस डे को मद्रास में एक किलेबंद कारखाने के निर्माण के लिए चंदगिरी के सम्राट से अनुमति प्राप्त हुई, जो कि बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गया और दक्षिण भारत में अंग्रेजी उपनिवेशों के मुख्यालय के रूप में यह मछलीपट्टनम का उत्तराधिकारी बन गया। ब्रिटिश क्राउन और कंपनी के मध्य पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध थे। 1660 ईस्वी में कंपनी ने सम्राट को 13,000 मूल्य की चांदी की प्लेटें उपहार स्वरूप प्रस्तुत करके स्टुअर्ट राजशाही की पुनर्स्थापना का उत्सव मनाया। बॉम्बे को कंपनी को सौंप दिया गया। जब राजा चार्ल्स द्वितीय ने 1662 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया तो पुर्तगाली के राजा ने उन्हें दहेज स्वरूप में बॉम्बे दिया। 1668 में बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल 10 पाउंड वार्षिक शुल्क पर सौंप दिया गया था। बाद में 1687 में पश्चिम प्रेसिडेंसी की सीट को सूरत से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया और बम्बई को मुख्यालय बना दिया गया। अब अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य एक अनकहा युद्ध विराम हो गया था। व्हाइट हॉल की संधि ने एक छिपे हुए खंड के स्थान पर राजा चार्ल्स को बॉम्बे उपहार स्वरूप प्रदान किया था, जिससे कि इसका उपयोग भारत में पुर्तगाली संपत्ति की रक्षा के लिए किया जाएगा। इसने जुझारू तथा वृद्धि के मार्ग पर अग्रसर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक पारस्परिक रक्षा संधि की। औरंगजेब की अनभिज्ञता। जब औरंगजेब शाही युद्ध में शामिल हो गया तो सर जोसिया चाइल्ड के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी वाणिज्य की स्थिरता तथा सुरक्षा को खतरे में डालते हुए कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा में एक आक्रामक रवैया अपनाने का निर्णय किया। इस बिंदु पर इसकी सैन्य कमजोरी घातक सिद्ध हुई, लेकिन सौभाग्य से कंपनी के लिए औरंगजेब ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की एवं माफी तथा क्षतिपूर्ति के भुगतान के बदले में इसके अधिकारों को पुनः स्थापित कर दिया। व्यापार में एकाधिकार। 1688 की अंग्रेजी क्रांति के बाद अपनी बढ़ी हुई शक्ति के साथ विंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार का सामना किया। स्वयं के लिए व्यावसायिक विशेषाधिकार सुरक्षित करने हेतु एक प्रतिस्पर्धी व्यापारिक संघ की स्थापना की गई और सर विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में दूत के रूप में भेजा गया। जनवरी 1701 अप्रैल से 1722। हालांकि नई कंपनी असफल रही। क्राउन और संसद के दबाव के परिणाम स्वरूप दोनों कंपनियों का विलय 1708 में हो गया। यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से हुआ। बंगाल में केंद्र। 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 3,000 रुपये के वार्षिक भुगतान के स्थान पर बंगाल में अंग्रेजी व्यापार करने के लिए सहमति व्यक्त की, जो कि सभी शुल्कों की जगह पर भुगतान के रूप में कार्य करता था। बंगाल में सबसे पहले कारखाने हुगली 1651 के साथ साथ कासिम बाजार, पटना और राजमहल में स्थापित किए गए थे। आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग करने में सक्षम होने हेतु कंपनी ने हुगली में एक किलेबंद कॉलोनी स्थापित करने की मांग की। अगस्त 1682 में कंपनी के पहले एजेंट और बंगाल गवर्नर विलियम हजेज ने बंगाल के मुगल गवर्नर शाइस्ता खान से समस्या समाधान करने के लिए अनुरोध किया।
अपील के असफल होने पर अंग्रेजों और मुगलों में युद्ध प्रारंभ हो गया। 4 वर्ष के बाद अक्टूबर 1686 में शाही मुगलों के द्वारा हुगली पर अधिकार कर लिया गया था। वर्धमान क्षेत्र में के एक जमींदार शोभा सिंह ने विद्रोह कर दिया, जिससे अंग्रेजों को 1696 में सूतानाती में अपने शिविर को मजबूत प्रदान करने के लिए आवश्यक औचित्य प्राप्त हुआ। सूतानाती गोविंदपुर और काली घाट के 3 गांवों की जमींदारी को अंग्रेजों ने 1698 में उनके स्वामियों से 1200 रुपये में सफलतापूर्वक खरीद लिया था। वर्ष 1700 में वाल्ड कम्युनिटी को फोर्ट विलियम नाम दिया गया था और इसने पूर्व प्रेसिडेंसी मुख्यालय कलकत्ता के रूप में भी कार्य किया, जिसके पहले नेता सर चार्ल्स आयरे थे। फर्गुसियर का फरमान 1717 में सम्राट फर्गुसियर के फरमान ने 3000 वार्षिक भुगतान के साथ स्थान पर कंपनी के माल को सीमा शुल्क से प्रतिरक्षा प्रदान की। कंपनी के उत्पादों के पास दस्तक, हस्तलिखित पास या परमिट होने पर वे बिना जांच के टोल स्टेशन या चौकी से गुजर सकते हैं। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये के भुगतान के स्थान पर पूर्ण शुल्क मुक्त स्थिति प्रदान की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि अब बम्बई में कंपनी के द्वारा ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। कंपनी के कर्मियों ने इस विशेष अधिकार की सूक्ष्मता से अपने निजी वाणिज्य तक वृद्धि की, जो कि ददनी प्रणाली को छोड़ दिए जाने पर अत्यधिक विस्तारित हो गया। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी के एक अधिकार का उल्लंघन न करने वाले सामानों के निजी वाणिज्य में संलग्न होने के अपने अधिकारियों को मान्यता देने के स्थान पर भारत में अपने कर्मचारियों को अत्यधिक कम परिश्रमी का भुगतान किया। प्रारंभ में कर्मचारियों ने निजी व्यापार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केवल नवाबों के प्रशासन के, जो कि सीमा शुल्क से चूक गए एवं प्रतिद्वंदी भारतीय व्यापारियों को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा तथा वे मुख्य रूप से पीड़ित थे। लेकिन बंगाल के नए स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खान ने कंपनी के अधिकारियों के निजी वाणिज्य को भी कवर करने के लिए कंपनी के शुल्क मुक्त प्रावधान का विस्तार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण दोनों पक्षों के भारत में फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में कंपनी डेस इंडियन ओरिएंटल्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें लुई 16वां ने भी गहरी रुचि ली थी, की स्थापना राजा के प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के द्वारा की गई थी। भारतीय और प्रशांत महासागरों में फ्रांसीसी व्यापार के लिए कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल्स को 50 वर्ष का एक अधिकार प्रदान किया गया था। फ्रांस के सम्राट के द्वारा इस कंपनी को मेडागास्कर द्वीप तथा किसी भी अतिरिक्त भूमि पर अधिकार करने की अनंत सुविधा भी दी गई थी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों का विस्तार फ्रांसिस किरॉन ने 1667 में भारत में एक अभियान का नेतृत्व किया और सूरत में एक कारखाना स्थापित किया। 1669 में मछलीपट्टनम में एक अतिरिक्त फ्रांसीसी कारखाना बरकारा द्वारा स्थापित किया गया था, जो एक फारसी व्यक्ति था तथा जिसने कैरन के साथ यात्रा की थी और जिसे कि गोलकोंडा के सुल्तान के द्वारा लाइसेंस प्राप्त हुआ था। बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने 1673 में कलकत्ता के पास चंद्रनगर में एक बस्ती बनाने के लिए फ्रांसीसियों को अनुमति दी। मछलीपट्टनम कारखाने के प्रमुख फ्रैंको मार्टिन को 1673 में वालीकोंडापुरम में के प्रशासक शेर खान लोदी बीजापुर सुल्तान के शासनकाल के द्वारा एक गांव बनाने की अनुमति दी गई थी। 1674 में पांडिचेरी की स्थापना हुई थी। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से तट के आसपास कारखानों का निर्माण किया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र थे, जिनमें माहे, कराईकल, बालासोर और कासिम बाजार शामिल है।
फ्रेंकोइस मार्टी ने 1674 में पांडिचेरी पर नियंत्रण करने के बाद इसे एक महत्वपूर्ण स्थान में बदल दिया। फ्रांसीसी डच प्रतिद्वंदिता। डच फ्रांसीसी संघर्ष का भारत में फ्रांसीसियों की स्थिति पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ा। डचों ने 1688 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के साथ अपनी संबद्धता की सहायता से 1693 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। रिजविक की संधि, जिस पर सितंबर 1697 में हस्ताक्षर किए गए थे, के द्वारा पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को वापस कर दिए जाने के बाद भी डच गैरिसन अतिरिक्त 2 वर्षों के लिए इससे संबंध रहा। जब यूरोप में स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी की किस्मत ने एक बार फिर भयानक मोड़ ले लिया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्हें सूरत, मछलीपट्टनम और बंटम में अपने कारखाने बंद करने के लिए विवश होना पड़ा। आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता। मद्रास की ब्रिटिश बस्ती पर फ्रांसीसी हमला 1744 और 1748 के मध्य कर्नाटक और कोरोमंडल तट पर एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के दौरान अपने क्षेत्रों के भीतर की शत्रुता पर कर्नाटक नवाब के प्रतिबंध का स्पष्ट उल्लंघन था। यह यूरोप में ब्रिटिश फ्रांसीसी शत्रुता के बाद ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के युद्ध के बाद देखा गया था। कोरोमंडल तट और इसके भीतरी भागों को यूरोपीय लोग कर्नाटक कहते थे। कर्नाटक का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1740 से 48 में हुआ था, इसका कारण क्या था? यूरोप में हुआ आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के द्वारा लाया गया था, प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में जारी रहा। फ्रांस को अपमानित करने के लिए बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी से नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया। मॉरिशस के द्वारा नौसेना की सहायता से फ्रांस के मॉरिशस मूल के फ्रांसीसी गवर्नर एडमिरल लॉ बोर्डोनेस के नेतृत्व में आइल ऑफ फ्रांस ने 1746 में मद्रास पर अधिकार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके परिणाम स्वरूप प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवर उद दीन के मध्य लड़ा गया था। नवाब को अंग्रेजी सेना का समर्थन प्राप्त था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो सेंट थॉमे, जो कि मद्रास में के युद्ध में प्रथम कर्नाटक युद्ध की स्मृतियां हैं। महफूज खान के नेतृत्व वाली शक्तिशाली भारतीय सेना को अडयार नदी के तट पर सेंट थॉम में कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटे फ्रांसीसी बल के द्वारा पराजित किया गया था। इसके अतिरिक्त इस युद्ध के दौरान दक्कन में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष में एक अनुशासित सेना एवं नौसेना बल के महत्व को पर्याप्त रूप से सामने लाया गया। एक्स-ला-चैपल की संधि, जिसने ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार युद्ध को समाप्त कर दिया, ने 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध का भी अंत कर दिया। संधि के अनुसार इस संधि के प्रावधानों के अंतर्गत मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, जबकि फ्रांसीसियों ने इसके स्थान पर उत्तरी अमेरिका में अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 54 हुआ। इसका कारण क्या था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जिन्होंने प्रथम कर्नाटक युद्ध में सफलतापूर्वक फ्रांसीसी सैनिकों की कमान संभाली थी, का उद्देश्य अंग्रेजों को पराजित करने के लिए स्थानीय वंशवादी प्रतिद्वंदिता में शामिल होकर दक्षिणी भारत में अपनी स्थिति और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभुत्व को मजबूत करना था। 1748 में स्वतंत्र हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क की मृत्यु तथा उसी वर्ष मराठों के द्वारा चंदा साहब दोस्त अली के दामाद एवं कर्नाटक के नवाब की रिहाई के द्वारा यह अवसर प्रस्तुत किया गया था। निजाम के पोते मुजफ्फर जंग ने सिंहासन पर अपने अधिकार का दावा प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि मुगल सम्राट ने उन्हें हैदराबाद के राज्यपाल के रूप में नामित किया था तथा इस कारण उनके द्वारा हैदराबाद के सिंहासन के लिए निजाम के बेटे नासिर जंग का विरोध किया गया। चंदा साहब ने कर्नाटक के नवाब के रूप में अनवरुद्दीन खान के चयन को अस्वीकार कर दिया।
इसका परिणाम क्या हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध का? अंग्रेज दक्कन में नासिर जंग और कर्नाटक अनवर उद्दीन के साथ थे, जबकि दक्कन में मुजफ्फर जंग तथा कर्नाटक में चंदा साहब को फ्रांसीसियों का समर्थन प्राप्त था। केवल 210 सैनिक के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1751 में अक्काट पर आक्रमण किया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। डुप्ले की नीति के द्वारा हुए महत्वपूर्ण वित्तीय घाटों के कारण फ्रांसीसी सरकार ने 1754 में उसे वापस बुलाने का निर्णय लिया। डुप्ले को गोडेहू द्वारा भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। गोडेहू ने अंग्रेजों के साथ कूटनीति की रणनीति अपनाई और उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जल्द यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय उन्नति के लिए अब भारतीय सत्ता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारतीय सत्ता अब यूरोपीय सहायता पर निर्भर हो रही थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63। 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 63 यूरोप में 1756 में प्रारंभ हुआ, जब ऑस्ट्रिया ने सिलेसिया को पुनः प्राप्त करने की मांग की। काउंट डी लाली की फ्रांसीसी सेना ने 1758 में सेंट डेविस और विजयनगर के अंग्रेजी किलों को परास्त कर दिया। मछलीपट्टनम में अंग्रेज आक्रामक हो गए और एडमिरल द आचे के नेतृत्व वाले फ्रांसीसी बेड़े को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध का? तृतीय कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई तमिलनाडु के वांडीवास में 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों के द्वारा जीत ली गई थी। अंग्रेज जनरल आयरकूट ने बूसी पर अधिकार करते हुए काउंट थॉमस आर्थर डी लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया। लाली ने 16 जनवरी 1761 को आत्मसमर्पण करने से पूर्व 8 माह तक बहादुरी से पांडिचेरी की रक्षा की। निजी और माहे की समाप्ति ने भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को निम्नतम स्तर पर ला दिया। कर्नाटक का तृतीय युद्ध यह निर्णायक युद्ध था। भले ही पेरिस की संधि 1763 ने भारत में फ्रांसीसियों को उनके कारखाने वापस कर दिए। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांस की राजनीतिक शक्ति क्षीण हो गई। इसके बाद फ्रांसीसियों के द्वारा भारत में अपने पुर्तगाली तथा डच प्रतिद्वंदियों के समान स्वयं को छोटे परिक्षेत्रों और वाणिज्य तक सीमित कर लिया गया। डुप्ले की नीतियाँ। भारत में अपने 3 दशकों की कार्यावधि के दौरान मार्क्विस जोसेफ फ्रांकोइस डुप्ले ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संचालन में वृद्धि की तथा उनके प्रशासन ने भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक आकांक्षाओं के शिखर का प्रतिनिधित्व किया। उनकी अत्यधिक व्यक्तिगत आय ने उनकी ईमानदारी पर प्रश्न उठा दिए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें फ्रांस वापस बुला लिया गया। फिर भी मराठों, अर्काट के नवाबों और हैदराबाद के निजामों जैसे स्थानीय अधिकारियों की चुनौतियों से फ्रांसीसी हितों की रक्षा करने में डुप्ले प्रभावी रहा था। डुप्ले को 1730 में कंपनी के द्वारा कलकत्ता के पास एक दूरस्थ और दुर्गम व्यापार पोस्ट चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसका वाणिज्य सीमित था, प्रतिस्पर्धा चरम पर थी, रुग्णता प्रचलित थी और सुरक्षा अनिश्चित थी तथा यह ऊर्जा एवं महत्वाकांक्षा को सावधानी के साथ मिश्रित करने हेतु एक आदर्श अवसर था। डुप्ले ने गंगा देश के व्यापार को शेष एशिया और यूरोप से संबंध करके अगले 12 वर्षों के दौरान चंद्रनगर को एक समृद्ध तथा निवासी योग्य व्यापारिक उपनिवेश में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने बंगाली कुटीर उद्योग, रेशम और कपास तथा पटना सोरा जैसे पुराने सामानों की संख्या में वृद्धि करते हुए नई वस्तुओं और बाजारों की खोज की। उन्होंने सुरक्षा में वृद्धि के लिए मुगल अधिकारियों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। दिल्ली में मुगल सत्ता के साथ डुप्ले के संपर्कों ने उन्हें गवर्नर जनरल पियरे बेनोइस्ट डुमास के लिए मनसबदार का मुगल पद प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाया।
इस पदवी ने व्यवसाय स्थिति को अधिकृत किया तथा भूमि आय और सशस्त्र इकाइयों को बनाए रखने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान किए, जिससे भारत में इसका प्रभाव काफ़ी मजबूत हुआ। पांडिचेरी में डुप्ले को उनके दुभाषिया और एजेंट आनंद रंगा पिल्लई ने बहुत सहायता प्रदान की, जिनकी डायरी डुप्ले की आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। पेरिस के निदेशकों ने डुप्ले को 1741 में गवर्नर जनरल के रूप में चुना। जब वह अंततः 1762 में वहां पहुंचे तो उन्हें शीघ्र ही विभिन्न प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ा, जो कि उनके कार्यकाल को परिभाषित करता है। डुप्ले भारतीय सेनाओं, विशेष रूप से मराठों से संभावित चुनौतियों का सामना कर रहा था और जल्द ही उसे संभावित अंग्रेजी खतरों का भी सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से कंपनी अपने आवधिक नकदी प्रवाह कठिनाइयों का सामना कर रही थी और बोर्ड तथा राजा दोनों ही पांडिचेरी की सुरक्षा पर व्यय करने के विरुद्ध थे। परिणामस्वरूप डुप्ले ने योजनाओं को पूरा करने के लिए अपने विशाल धन से भरपूर राशि का उपयोग किया। उसके इस भाव की उस समय सराहना की गई थी, लेकिन उसके इस भाव ने अंततः कंपनी के विरुद्ध उनके मुकदमे की नींव के रूप में कार्य किया। भारतीय शासकों की राजनीति में दखल। डुप्ले भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में दखल देने वाला पहला यूरोपीय था। उन्होंने हैदराबाद के लिए मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के लिए चंदा साहिब का समर्थन किया और इस प्रकार उसके उम्मीदवार वहां निर्वाचित हुए तथा इसके स्थान पर उन्होंने डुप्ले को महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की। डुप्ले ने भारत में एक सहायक गठबंधन की प्रथा का मार्ग प्रशस्त किया। उसने सूबेदार के मूल्य पर हैदराबाद के एक फ्रांसीसी सेना का तैनात किया। इस बीच पेरिस के निदेशक युद्ध की बढ़ती लागतों के बारे में और अधिक चिंतित हो गए। भले ही उन्होंने ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान हुए व्यापार घाटे से उबरने का प्रयास किया था। 1754 में डुप्ले को नाटकीय रूप से पेरिस वापस बुला लिया गया, जब उसके उत्तराधिकारी ने जहाज से उतरते ही उसे पत्र सौंप दिया। भारत में फ्रांसीसी कारखानों का संगठन। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय मूल रूप से सूरत में था, लेकिन बाद में इसे पांडिचेरी में स्थानांतरित कर दिया गया। शीर्ष प्राधिकरण को इंडीज की सुपीरियर काउंसिल कहा जाता था और इसका नेतृत्व एक महानिदेशक करता था। वह भारत में सभी फ्रांसीसी संचालन के प्रभारी थे। सर्वोच्च परिषद की अध्यक्षता गवर्नर करता था, जिसमें 5 सदस्य होते थे। वह पूरी सरकार को नियंत्रित करता था। भारत में डेनिश 1600 में डेनिश व्यापारी के रूप में आए थे, जिनके पास साम्राज्य निर्माण की कोई योजना नहीं थी। 1620 में उन्होंने तंजीर के नायक से ट्रंकोबर बंदरगाह ले लिया और वहां एक किले का निर्माण करवाया। हालांकि उनके पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए भारत में साम्राज्य स्थापित करना संभव नहीं था। उन्होंने मछलीपट्टनम, पोर्टो नोवो 1755 में भी कारखाने स्थापित किए। यद्यपि उनकी सफलता सीमित थी और अंततः उन्होंने अपने कारखाने अंग्रेजों को सौंप दिए एवं 1854 में भारत छोड़ दिया। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी, लेकिन इसकी गतिविधियां भारत के स्थान पर केवल ही चीन तक सीमित थी। ऑस्टेंड कंपनी की स्थापना 1722 में फ्लेंडर्स के व्यापारियों के द्वारा की गई थी, लेकिन भारत में इसकी गतिविधियां इसी प्रकार प्रतिबंधित थी। निष्कर्ष टिप्पणी: यूरोपीय लोग व्यापार करने के लिए भारत आए, लेकिन उन्होंने जल्दी ही देश की राजनीति और शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से पूर्व में आने वाली एकमात्र व्यापारी कंपनी थी। धीरे धीरे इसने स्वयं को एक व्यापार से एक स्वामी में परिवर्तित कर लिया और इसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ने भारत पर 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। थैंक यू सो मच। हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।